हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम हब। लास्ट लेक्चर में हम टेरेस्ट्रियल स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें अपन ने डिस्कस किया था महाजनपद के बारे में कि अपने इंडिया के अंदर कौन कौन से महाजनपद इस्टेब्लिश हुए, साथ ही कौन कौन से मेन महाजनपद अपने इंडिया के अंदर जो स्टेट्स के रूप में बनाए गए थे। और टोटल अपने इंडिया के अंदर 16 महाजनपद मिले थे जिनको इंडिया का स्टेट्स माना जाता था। टोटल 16 महाजनपद थे, उनमें से सिर्फ 4 जो महाजनपद है वो इम्पोर्टेंट माने जाते हैं उस पीरियड के, जिसमें कौशल, अवंती, मगध और उज्जैन, ये जो थे वो 4 महाजनपद सबसे इम्पोर्टेंट माने गए थे और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट्स माने गए थे उस एरा के। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो मगधन एम्पायर था उसका राइज कैसे हुआ, साथ ही जो उसकी ग्रोथ थी मगध एम्पायर की वो कैसे हुई, जो मगध जनपद थी, मगध स्टेट था, वो कैसे बढ़ा, साथ ही वो कैसे स्टार्ट हुआ अपने इंडिया के अंदर। मगध केम इनटू प्रोमिनेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ बिम्बिसार हु बिलोंग टू द हरंक्या डायनेस्टी। अब जो मगध एम्पायर स्टार्ट हुआ था वो कहाँ सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं अपने इंडिया के अंदर, और वो किस टाइम लीड करा था उन्होंने, जब बिम्बिसार थे उन्होंने स्टार्ट करा था मगध एम्पायर, जो कि किससे बिलोंग करता था, हरंक्या डायनेस्टी से बिलोंग करता है मगध एम्पायर। बिम्बिसार आल्सो स्टैंड इन हिज पोजिशन बाय मैरिज अलायंसेस ही टुक 3 वाइफ्स। अब जो बिम्बिसार थे उन्होंने अपनी एम्पायर थी या फिर जो भी अपना किंगडम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था। और किस वजह से बढ़ाया था, ज़्यादातर किंगडम उन्होंने मैरिज अलायंस से बढ़ा दिया था। मतलब कि वो जिस भी राज्य पे हमला करते थे तो जीत जाते थे, तो उनके जो प्रिंसेस होती थी उनके साथ मैरिज कर लेते थे और उसी वजह से उनको दहेज में बहुत कुछ मिल जाता था। और कई सारे जो जगह है, टाउन्स है या सिटीज है, वो भी अपने अंडर में ले लेते थे, कौन, बिम्बिसार। और कहा जाता है कि जो बिम्बिसार थे उनके टोटल 3 वाइफ्स थी, 3 पत्नियां थी। फर्स्ट वाइफ वाज डॉटर ऑफ किंग कौशल एंड सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत। अब जो उनकी पहली पत्नी थी वो कौन थी, जो कौशल देश है उन राजा की बेटी थी, कौन, फर्स्ट वाइफ। और किसकी बहन थी, प्रसेनजीत नाम का एक युवराज थे उस टाइम पे कौशल देश के, उसकी सिस्टर मानी जाती है। और जो कौशलाधीश देश है उनकी बेटी मानी जाती है, जिसका विवाह सबसे पहली बार बिम्बिसार से हुआ था, मतलब फर्स्ट वाइफ बिम्बिसार की थी वो। द कौशलन ट्राइब ब्रॉट हिम एज डोरी एज काशी विलेज yielding a revenue of 1 lakh which suggests that revenues were collected in coins। अब जो बिम्बिसार ने जो पहली शादी करी थी, कौशलाधीश के जो प्रिंसेस थी उनसे शादी करी थी, तो जो कौशल ट्राइब थी उन्होंने दहेज के रूप में उनको क्या दे दिया, जो काशी विलेज था बिम्बिसार को दहेज के रूप में दे दिया। साथ ही जो भी विलेज के अंदर रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था पीजेंट से, फार्मर से, तो टोटल 1 लाख के समथिंग अराउंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। और वो रेवेन्यू कॉइन्स के फॉर्म के अंदर कलेक्ट किया जाता था बिम्बिसार से। His second wife Chelana was a Lichvi princess from Vaishali who gave birth to Ajatashatru, and his third wife was a daughter of chief of Madhya clan of Punjab। अब जो बिम्बिसार थे उनकी सेकंड वाइफ का नाम क्या था, छिलाना, जो कि कौन थी, लिचवी प्रिंसेस थी। लिचवी जो साम्राज्य था उस टाइम पे, लिचवी सिटी थी, उसकी प्रिंसेस मानी जाती है। और लिचवी कहाँ का है, वैशाली का है, जिन्होंने उनके जो बेटा था अजात शत्रु उनको जन्म दिया था छिलाना ने, बिम्बिसार की सेकंड वाइफ ने। और बिम्बिसार की जो थर्ड वाइफ थी वो कौन थी, डॉटर ऑफ चीफ ऑफ मद्र क्लैन। जो मद्र क्लैन थी, मद्रास की जो क्लैन थी
ट्राइब थी मद्रास की, उनकी बेटी मानी जाती है, उनकी थर्ड वाइफ। और मदन क्लैन कहाँ की थी? पंजाब की बताई जाती है। बिम्बिसार किंगडम इज सेड टू हैव कंसिस्टेड ऑफ 80,000 विलेजेस विच इज अ कन्वेंशनल नंबर। अब जो बिम्बिसार का किंगडम था, जो उनका राज्य था, ऐसा कहा जाता है कि टोटल उस राज्य में 80,000 विलेजेस आते थे, जो कि एक पारंपरिक नंबर बताया जाता है। मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि इतने विलेजेस आराम से हर किंगडम के पास हुआ करते थे, इसलिए इसको कन्वेंशनल नंबर बताया गया है, पारंपरिक नंबर बताया गया है। द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध वाज एट राजगीर विच वाज कॉल्ड गिरिवराज एट दैट टाइम। अब जो सबसे पहला कैपिटल था मगध का, उसको क्या बताया गया? राजगीर बताया गया, जिसको उस टाइम पे गिरिवराज भी कहा जाता था। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट chronicles, Bimbisar ruled for 52 years, roughly from 544 BC to 492 BC. He was succeeded by his son Ajashatru 492 to 460 BC. Ajashatru killed his father and seized the throne for himself. अब क्या हुआ? जो बुद्धिस्ट क्रोनोलॉजिस्ट है या फिर जो बुद्धिस्ट के अंदर जो इतिहास लिखे गए, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसके अकॉर्डिंग यह पता चलता है कि बिम्बिसार ने टोटल 52 ईयर्स तक 52 साल तक राज करा था मगध के अंदर। और इनका कार्यकाल कब का बताया जाता है? 544 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 492 बिफोर क्राइस्ट का जो एरा है, तब का इनका कार्यकाल बताया जाता है, रूलिंग टाइम बताया जाता है। और इनके जो बिम्बिसार थे, उनको उनके सक्सेसर कौन बने थे? अजातशत्रु। जो इनका बेटा था अजातशत्रु, वो ही इनका सक्सेसर बना। और अजातशत्रु का कार्यकाल कब बताया जाता है? 492 से लेकर 460 बिफोर क्राइस्ट का जो एरा है, तब का बताया जाता है। और कहा जाता है कि जो इनका बेटा था अजातशत्रु, उन्होंने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर दी थी, और जितना भी किंगडम था अपने खुद के लिए उन्होंने, अजातशत्रु ने सीज कर लिया था, मतलब सिर्फ उसी का रहेगा ऐसा कर दिया था अजातशत्रु ने। अजातशत्रु was no respecter of relations. Although his mother was Lichvi princess, this did not prevent him from making war against Vaishali. So he destroyed Lichvis and it took 16 years to destroy Vaishali. अब जो अजातशत्रु थे, ऐसा कहा जाता है कि अजातशत्रु को रिश्ते की बिल्कुल परवाह नहीं थी उस समय पे। और जो उनकी माता थी वो कौन थी? लिच्छवी प्रिंसेस थी, चिलाना जिनका नाम है, लिच्छवी प्रिंसेस थी। और ऐसा बताया जाता है इसी कारण अजातशत्रु लिच्छवीस जो थे, लिच्छवी डायनेस्टी थी, लिच्छवी जो किंगडम था, उसको पसंद नहीं करते थे और चाहते थे कि वो उनका भी किंगडम अपने अंडर कर ले अजातशत्रु। इसी वजह से अजातशत्रु ने लिच्छवीस जो थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और करीब इनको डिस्ट्रॉय करने में करीब 16 साल लगे थे, वैशाली को डिस्ट्रॉय करने में या लिच्छवीस को डिस्ट्रॉय करने में अजातशत्रु को। अजातशत्रु वाज सक्सीडेड बाय उदय इन 460 to 444 BC. His reason is important because he built the fort upon the confluence of Ganga and Son at Patna. अब जो अजातशत्रु थे उनके बाद में कौन आया? उदयन आया। और उदयन का कार्यकाल कब का बताया जाता है? 460 से लेकर 444 बिफोर क्राइस्ट का जो एरा है, तब का कार्यकाल बताया जाता है उदयन का। और ऐसा कहा जाता है कि जो उदयन है उनका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, क्योंकि इन्होंने एक फोर्ट बनाया था। कहाँ पे बनाया था? गंगा और जो सोन नदी है, जहां पर जो गंगा और सोन नदी मिलती है, उस जगह एक फोर्ट बनाया था इन्होंने पटना के अंदर, उदयन ने। इसलिए इनका जो रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट बताया जाता है। द मगधन किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ टू द हिल्स ऑफ छोटा नागपुर इन द साउथ। अब जो मगध किंगडम था
वो एक्सटेंड हो गया था, बढ़ गया था। कहाँ से? हिमालय रीजन, नॉर्थ के अंदर जो हिमालय रीजन है वहां से लेकर जो छोटा नागपुर की जो पहाड़ी एरिया है वहां तक बढ़ गया था। साउथ के एरिया, साउथ में जो पड़ता है छोटा नागपुर की पहाड़ी, वहां तक मगध एम्पायर एक्सटेंड हो गया था। इसका मतलब है कि जो अपना नॉर्थ है हिमालय से लेकर साउथ के अंदर जो छोटा नागपुर हिल्स है वहां तक मगध एम्पायर एक्सटेंड हो गया था, बढ़ गया था। उदयन was succeeded by the dynasty of Shishung who temporarily shifted the capital to वैशाली। अब जो उदयन थे उनके सक्सेसर कौन बने? शिशुंग डायनेस्टी के जो भी रूलर थे वो उदयन के सक्सेसर बने। और ऐसा बताया जाता है कि जो शिशुंग डायनेस्टी है इन्होंने अपना कैपिटल वैशाली तक शिफ्ट कर लिया था, मतलब कैपिटल वैशाली बना लिया था। द शिशुंग वाज सक्सीडेड बाय द नंदास हु प्रूव टू बी द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ मगध। अब जो शिशुंग डायनेस्टी बनी थी मगध के बाद में, उसी के अंदर ऐसा बताया जाता है कि जो शिशुंग डायनेस्टी है उनके सक्सेसर कौन बने? नंद डायनेस्टी, जो नंदास थे वो शिशुंग डायनेस्टी के सक्सेसर बने। और जो इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं या जो पावरफुल रूलर माने जाते हैं मगध एम्पायर के, वो नंद डायनेस्टी के बताए जाते हैं। द नंदास वर फेबुलसली रिच एंड एनॉर्मसली पावरफुल। और जो नंद डायनेस्टी थी वो बताई जाती है कि बहुत रिच मानी जाती थी और इनॉर्मसली पावरफुल, मतलब शक्ति भी ज्यादा थी। जो योद्धा थे वो भी बहुत पावरफुल हुआ करते थे नंद डायनेस्टी के। इट इज सेड दैट दे मेंटेन्ड 2 लाख इन्फेंट्री, 60,000 कैवेलरी एंड 3,000 to 6,000 war elephants. Huge army could be maintained only through an effective taxation system. अब ऐसा बताया जाता है कि जो नंद डायनेस्टी थी उन्होंने अपनी जो सेना थी उसको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा था। मतलब उनकी सेना कितनी बताई जाती है? करीब 2 लाख के आसपास। और जो उनके वेपन्स है करीब 60,000 के आसपास, जिसमें हॉर्स या जो वेपन्स है वो यूज होते थे। और जो 3,000 से लेकर 6,000 के क्या बताए जाते हैं? एलिफेंट्स बताए जाते थे, नंद डायनेस्टी में यूज होते थे ये। और ऐसा बोला जाता है कि जो ये इतनी बड़ी ह्यूज आर्मी है, इतनी बड़ी आर्मी है, इतनी बड़ी सेना है, इसको मेंटेन करने के लिए टैक्स भी लिया जाता था, क्योंकि बिना टैक्स के इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करना आसान नहीं था। अब है कॉजेज ऑफ मगध सक्सेस। अब जो मगध एम्पायर था उनके सक्सेस कैसे हुई, उनको सफलता कैसे मिली, इसके कॉजेज क्या क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज वर्क ऑफ सेवरल enterprising and ambitious rulers such as बिंबिसार, अजातशत्रु एंड महापद्मनंद। अब जो ये लार्जेस्ट स्टेट बना था मगध एम्पायर, इसके बारे में बताया जाता है कि इंडिया में ये लार्जेस्ट स्टेट इसलिए बन पाया क्योंकि इस डायनेस्टी के अंदर मगध किंगडम में बहुत ही साहसी और महत्व जो रूलर्स थे जिनका नाम क्या बताया जाता है? बिंबिसार को बताया जाता है, अजातशत्रु और महापद्मनंद को बताया जाता है। बहुत ही साहसी और जो महान योद्धा थे उनके बारे में बताया जाता है। और इसी वजह से जो मगध एम्पायर है इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ पाया था, क्योंकि इसके योद्धा बहुत ताकतवर थे, पावरफुल थे। मगध enjoyed an advantageous geographical position in the age of iron because the richest iron deposits were situated not far away from राजगीर, अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध। अब जो पुराना कैपिटल था, सबसे पहला कैपिटल था किसका? मगध एम्पायर का। वो क्या था? राजगीर। तो ऐसा बताया जाता है कि राजगीर या फिर जो मगध एम्पायर है उन्होंने बहुत सारे क्या बोलते हैं एडवांटेजेस मिले उनको। किस वजह से? क्योंकि वहां पे आयरन बहुत ज्यादा यूज होता था। मतलब जो आयरन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया गया था राजगीर में। इसी वजह से
ये जो डायनेस्टी है मगध एम्पायर, आयरन के जो हथियार बनाते थे, लोहे के हथियार बनाने लग गए, उनके वेपन्स और टूल्स बनाने लग गए। उस वजह से युद्ध के अंदर आसानी भी थी इनकी जीत हासिल करने की। और इसी वजह से एक ये भी रीजन हो सकता है कि मगध एम्पायर को सक्सेस इस रीजन से भी मिल सकती है। आयरन माइंस वर आल्सो फाउंड इन ईस्टर्न मध्य प्रदेश एंड वर नॉट फार फ्रॉम द किंगडम ऑफ अवंतीस विद कैपिटल एट उज्जैन। अब जो अवंती है, किंगडम अवंती, उसकी कैपिटल क्या मानी जाती है? उज्जैन। और ऐसा बताया जाता है कि जो आयरन माइंस थी, लोहे की जो खदान हुआ करती थी, वो किस जगह पाई जाती थी? ईस्टर्न मध्य प्रदेश में पाई जाती थी, जो कि अवंती जो साम्राज्य था, अवंती किंगडम था, उससे ज्यादा दूर नहीं थी ये। अराउंड 500 BC iron was certainly forged and smelted in Ujjain and probably smiths manufactured weapons of good quality। अब ऐसा बताया जाता है करीब 500 बिफोर क्राइस्ट का जो एरा था, उसके अंदर जो आयरन है उसको जलाया जाता था, पिघाला जाता था। और ये किस जगह पिघाला जाता था? उज्जैन के अंदर पिघाला जाता था। और जो स्मिथ्स होते थे, लोहार हुआ करते थे, वो क्या करते थे? आयरन को पिघाल कर उसके वेपन्स बनाते थे, बढ़िया क्वालिटी, गुड क्वालिटी के वेपन्स बनाते थे, हथियार बनाया करते थे लोहार। टू कैपिटल्स ऑफ मगध, राजगीर एंड पाटलिपुत्र वर सिचुएटेड एट वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स। अब जो मगध एम्पायर था उसकी दो कैपिटल थी, एक तो थी राजगीर और दूसरा है पाटलिपुत्र। तो ये जो दो कैपिटल थी, ऐसा बताया जाता है कि इनकी जो रणनीति थी इस कैपिटल की, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स मतलब जो रणनीति थी इन दोनों कैपिटल की, वो बहुत बढ़िया तरीके से बताई गई है और बहुत इंपॉर्टेंट थी। और जो भी संभाला जाता था इन कैपिटल को, तो इसके आसपास बहुत बढ़िया सुरक्षा प्रदान की जाती थी। अब इसके अंदर देखते अपन कि जो राजगीर है या पाटलिपुत्र है, इसमें किस तरह इन कैपिटल को बहुत ज्यादा सुरक्षा मिली। राजगीर was surrounded by a group of 5 hills and it was rendered impregnable in those days when there was no easy means of storming citadels such as cannons, which came to be invented much later, and it is not easy to destroy forts। अब जो राजगीर कैपिटल थी उसके बारे में बताया जाता है कि राजगीर जो कैपिटल थी मगध एम्पायर की, वो करीब 5 हिल से मतलब 5 पहाड़ों से घिरी हुई थी। और इसी वजह से इसको तोड़ना, इस शहर को, इस कैपिटल को तबाह करना बहुत मुश्किल होता था उस टाइम पर। और जो भी नुकसान पहुंचाया जाता है, गढ़ को नुकसान पहुंचाना, यह भी बहुत मुश्किल था उस समय पर। मगध एम्पायर जब था, राजगीर को नुकसान पहुंचाना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि यह करीब 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी राजगीर कैपिटल। और इसी वजह से इस जगह जो भी फोर्ट बने हुए थे उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको तबाह करना बहुत मुश्किल था। और जो कैनन्स बने हुए होते थे, कैनन्स यानी जो तोप होती है, वो भी उस टाइम पे बनी नहीं थी, लेकिन तोप से भी, कैनन से भी फोर्स को डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं था उस समय पर। पाटलिपुत्र वाज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, द गंडक एंड सोन घाघरा जॉइन गंगा नॉट फार फ्रॉम पाटलिपुत्र। अब जो पाटलिपुत्र जो क्या बोलते हैं कैपिटल बताई जाती है, सेकंड कैपिटल मगध एम्पायर की, ऐसा बताया जाता है कि जो पाटलिपुत्र है वो टोटल 4 नदियों से घिरी हुई थी, जिसका नाम क्या है? गंगा नदी, गंडक, सोन और घाघरा। इन नदियों से घिरी हुई थी, इनका कॉन्फ्लुएंस था इस शहर, इस कैपिटल को बनाने में। और बाद में क्या हुआ, जो गंगा नदी थी वो भी क्या हो गई? ज्वाइन हो रखी थी पाटलिपुत्र के अंदर। इसी वजह से एक ये भी रीजन था, सुरक्षा प्रदान होती थी पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र वाज अ ट्रू वाटर फोर्ट, जल दुर्ग, एंड इट वाज नॉट इजी टू कैप्चर दिस टाउन इन दोज डेज। अब जो पाटलिपुत्र कैपिटल बताई जाती है, ये क्या है कि
नदियों से घिरी हुई थी। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, वाटर फोर्ट भी कहा जाता है। साथ ही जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है पाटलिपुत्र के अंदर जो किले है उसको। और एक ये कारण था जिस वजह से जो पाटलिपुत्र है उस पर कोई भी कैप्चर नहीं कर पा सकता था, उस पर कोई भी हमला नहीं कर सकता था आसानी से। द प्रिंसेस ऑफ मगध आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम द राइज ऑफ टाउन्स एंड यूज ऑफ मेटल मनी। अब जो मगध एम्पायर की जो प्रिंसेस होती थी या जो रानी होती थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण रही है मगध एम्पायर को बढ़ाने में। उन्होंने टाउन्स को बनाने में भी बहुत मदद करी, साथ में जो मेटल मनी है वो भी बहुत ज्यादा यूज होने लग गया था मगध एम्पायर के अंदर। मगध enjoyed a special advantage in military organization. Magad, which first used elephants on a large scale in its wars against his neighbors. अब जो मगध एम्पायर था उसकी एक स्पेशल एडवांटेज ये भी थी कि क्योंकि उन्होंने अपनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना दी थी। मगध एम्पायर ने अलग अलग तरह की मिलिट्री बना दी थी, जैसे थल सेना बना दी थी जो कि जमीन पर रहकर काम करेगी, और उन्होंने पानी के अंदर भी अलग सेना बना दी थी। इसी तरह अपनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो बना दी थी। वही एक एडवांटेज था युद्ध वगैरह के अंदर जीतने का मगध एम्पायर का। और मगध एम्पायर ही एक ऐसा किंगडम था जिन्होंने सबसे पहले एलिफेंट्स को आर्मी के फॉर्म के अंदर लड़ने के फॉर्म में यूज किया। युद्ध लड़ने के लिए एलिफेंट्स को पहली बार मगध एम्पायर में यूज किया गया था। द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री could supply elephants to the princes of Magad, and we learn from Greek sources that Nandas maintained 6,000 elephants. अब जो कंट्री का ईस्ट पार्ट है, अपने इंडिया के कंट्री का ईस्टर्न पार्ट है, वहां पर क्या होती थी, एलिफेंट्स की सप्लाई होती थी मगध के जो भी राजा होते थे उनके पास में। और जो ग्रीक के जो टेक्स्ट लिखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो नंद थे वो करीब 6,000 हाथी रखा करते थे, मेंटेन करके रखते थे अपने किंगडम में, मगध किंगडम में। सो दीज रीजंस मगध सक्सीडेड इन डिफीटिंग द अदर किंगडम्स एंड इन फाउंडिंग द फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया। अब यही कुछ कारण थे, यही कुछ रीजन थे जो अपन ने अभी पढ़े हैं मगध एम्पायर को सक्सेस होने में, सफलता हासिल करने में। और जो दूसरे किंगडम है उसको डिस्ट्रॉय करने में, उनको हराने में भी ये सारे कारण थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। और मगध ऐसा किंगडम था, पहला किंगडम था, अपने इंडिया का पहला एम्पायर बना था जिन्होंने ये सब टेक्निक जो है हाथी से युद्ध करने की खोजी थी। इसी वजह से जो मगध एम्पायर है अपने इंडिया के अंदर बहुत पावरफुल बताया जाता है, और साथ ही मगध एम्पायर इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा रूल किया है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके अंदर अपन ने पढ़ा कि मगध एम्पायर कैसे बढ़ा, और साथ ही मगध एम्पायर के सक्सेस होने में, सफलता हासिल करने में क्या क्या रीजंस थे। सो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।